नमस्कार। कभी सोचा है कि साइंस की दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब एक ही केमिकल के एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल होते थे। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक कन्फ्यूजन का दौर था और इस कन्फ्यूजन को सुलझाने का क्रेडिट जाता है एक शख्स को, स्टैनिस्लाव कैनिजारो। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे दी। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, आप कोई डिश बना रहे हैं लेकिन नमक को मापने के 19 अलग अलग तरीके हैं। क्या वो डिश कभी सही बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। 19वीं सदी के बीच में केमिस्ट्री का भी कुछ यही हाल था। अकेले एसिटिक एसिड यानी जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं उसके 19 अलग अलग फॉर्मूले चलन में थे। मतलब ये सिर्फ वैज्ञानिकों के बीच कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, बल्कि ये नई खोजों के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो चलिए इस उलझन की जड़ तक चलते हैं। आखिर केमिस्ट्री की वो बुनियादी समस्या क्या थी जिसने उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इतना परेशान कर रखा था? तो असल में दिक्कतें कई थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या थी परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट को लेकर। कोई कहता कार्बन का वजन 6 है तो कोई कहता 12। किसी को ठीक ठीक पता ही नहीं था। फिर एक और बड़ी उलझन थी परमाणु और अणु के बीच का फर्क। क्या ये दोनों एक ही चीज है? वैज्ञानिक अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते थे, जिससे भ्रम और ज्यादा बढ़ता था। और नतीजा, एक ही कंपाउंड के कई फॉर्मूले और एक दूसरे से बिल्कुल अलग थ्योरीज। ये एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा था। और इसी कंफ्यूजन के माहौल में एंट्री होती है एक इटालियन केमिस्ट की, जिनका नाम था स्टैनिस्लाव कैनिजारो। यही वो इंसान थे जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाया और केमिस्ट्री को एक सही रास्ते पर लाने का काम किया। कैनिजारो की जिंदगी भी काफी दिलचस्प थी। 1826 में सिसिली में जन्मे कैनिजारो ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उनका दिल केमिस्ट्री में लगता था। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, उनके अंदर एक क्रांतिकारी भी था। 1848 में उन्होंने सिसिली की क्रांति में एक तोपखाने के अफसर के तौर पर हिस्सा भी लिया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि एक्शन में भी यकीन रखते थे। वैसे एटॉमिक वेट की पहेली सुलझाने से काफी पहले ही कैनिजारो एक काबिल केमिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। साल 1853 में उन्होंने एक बहुत ही जरूरी केमिकल रिएक्शन की खोज की, जिसे आज भी उनके नाम पर कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। ये खोज उनके टैलेंट का एक बड़ा सबूत थी। अब आते हैं कैनिजारो की सबसे बड़ी कामयाबी पर, और सबसे मजेदार बात यह है कि इस मुश्किल का हल किसी नई खोज में नहीं बल्कि एक पुराने लगभग 50 साल पहले भुला दिए गए आइडिया में छिपा था। एक ऐसा आइडिया जिसे उस वक्त ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। ये आइडिया था एमिडियो एवोगाद्रो की परिकल्पना या हाइपोथेसिस। 1811 में एवोगाद्रो ने कहा था कि एक जैसे तापमान और दबाव पर सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर होती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया था। पर दिक्कत ये थी कि उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का दबदबा था और एवोगाद्रो का आइडिया उससे पूरी तरह मेल नहीं खाता था। बस इसीलिए इस शानदार विचार को लगभग आधी सदी तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तो वो आखिर कौन सा सवाल था जिसने सबकी नाक में दम कर रखा था? वो सवाल था, परमाणु और अणु में आखिर फर्क क्या है? जब तक ये बात साफ नहीं होती, एवोगाद्रो की हाइपोथेसिस को सही से समझना नामुमकिन था। कैनिजारो ने इस फर्क को बड़े ही साफ तरीके से समझाया। परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई है, जैसे एक अकेला हाइड्रोजन एटम जिसे हम H लिखते हैं। लेकिन जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 बनाते हैं। यही अणु है। उस समय की सबसे बड़ी वैचारिक रुकावट यही थी कि कई वैज्ञानिक ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना सकते हैं। अब देखिए, कैनिजारो की असली प्रतिभा उनके लॉजिक में थी, जिसे उन्होंने 1858 के अपने एक पेपर में समझाया। ये किसी जासूस के काम करने जैसा था। पहला कदम, उन्होंने एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस को फिर से सामने रखा। दूसरा कदम, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल्स का वजन यानी मॉलिक्यूलर वेट निकाला। तीसरा कदम, फिर उन्होंने इन सभी मॉलिक्यूल्स में ये देखा कि किसी एक तत्व का सबसे छोटा वजन कितना है। और चौथा, जो सबसे जरूरी कदम था, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि यही सबसे छोटा वजन उस तत्व का असली परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तर्क था। कैनिजारो के पास एक बेहतरीन आइडिया तो था, लेकिन पूरी दुनिया के केमिस्ट्स को इस पर राजी कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती का सामना करने के लिए एक मंच तैयार हुआ, जो थी केमिस्ट्री की पहली इंटरनेशनल मीटिंग, कार्लसरूहे कांग्रेस। यहीं पर केमिस्ट्री का भविष्य तय होना था। साल था 1860 और जगह थी जर्मनी का कार्लसरूहे शहर।
जरा माहौल की कल्पना कीजिए। एक कमरे में दुनिया के 140 सबसे बड़े केमिस्ट जमा थे, जिनमें दिमित्री मेंडेलेव और लॉथर मेयर जैसे भविष्य के दिग्गज भी शामिल थे। माहौल में एक तनाव था, हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। केमिस्ट्री जैसे एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। मीटिंग का एजेंडा उन्हीं सवालों से भरा था जिन पर असहमति थी। परमाणु क्या है, अणु क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, एटॉमिक वेट का कौन सा सिस्टम सही है। 2 दिनों तक जबरदस्त बहस चली, लेकिन नतीजा सिफर। मीटिंग लगभग फेल हो चुकी थी और कोई भी समझौता होता नहीं दिख रहा था। और फिर जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। कैनिज़ारो ने लंबी चौड़ी बहस करने के बजाय एक अलग रास्ता अपनाया। मीटिंग के आखिरी दिन उनके एक दोस्त ने उनका 1858 में लिखा गया पेपर, जिसका टाइटल था केमिकल फिलॉसफी के एक कोर्स का स्केच, वहां मौजूद सभी लोगों में बांट दिया। कैनिज़ारो ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने लॉजिक को कागज पर ही बोलने दिया। और उस छोटे से पैम्फलेट का असर किसी जादू से कम नहीं था। एक युवा जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, जो बाद में पीरियोडिक टेबल बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले थे, उन्होंने लिखा, ऐसा लगा मानो मेरी आंखों से पर्दा हट गया हो। सारे शक दूर हो गए और उनकी जगह एक शांत विश्वास ने ले ली। ये शब्द कैनिज़ारो के काम के गहरे असर को बताते हैं। कार-ज़ुए कांग्रेस के बाद केमिस्ट्री की दुनिया में चीजें साफ होने लगी। तो देखते हैं कि इस नई समझ का आगे चलकर क्या असर हुआ। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे इन नंबरों से समझते हैं। हाइड्रोजन का वेट तो 1 पर ही रहा, लेकिन कार्बन का एटॉमिक वेट जो पहले 6 माना जाता था, वो अब 12 हो गया, और ऑक्सीजन का 8 से बढ़कर 16 हो गया। ये सिर्फ नंबर बदलना नहीं था, इसी एक बदलाव की वजह से पानी का सही फॉर्मूला, जो कुछ लोग HO लिखते थे, वो H2O साबित हुआ। इसने तो केमिस्ट्री की पूरी बुनियाद ही ठीक कर दी। तो आखिर कैनिज़ारो की विरासत क्या है? सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक वेट निकालने का एक भरोसेमंद तरीका दिया। उन्होंने परमाणु और अणु के बीच के फर्क को हमेशा के लिए साफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उनके काम ने ही दिमित्री मेंडेलीव और लोथर मेयर जैसे वैज्ञानिकों के लिए पीरियोडिक टेबल बनाने का रास्ता खोला। ये कहना गलत नहीं होगा कि कैनिज़ारो के बिना शायद पीरियोडिक टेबल का आइडिया इतनी जल्दी हकीकत नहीं बन पाता। उन्होंने केमिस्ट्री को अंदाजों के खेल से निकालकर एक सटीक विज्ञान बनाया। उनके जबरदस्त योगदान के लिए साल 1891 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की तरफ से सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मान कोपले मेडल से नवाजा गया। अंत में कैनिज़ारो की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। कैसे एक अकेला साफ सुथरा आइडिया बड़ी से बड़ी उलझन और अव्यवस्था को भी सुलझा सकता है। स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो की कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच की ताकत की कहानी है।